A very good morning, class 6th. Today we will do the poem Vocation of chapter 8. Student, this poem is written by the poet Rabindranath Tagore. So before reading the poem, I want to tell you the first paragraph of this poem. In this paragraph, the poet said that when the gong struck and made a sound to declare the first part of the day, it was 10 o'clock. He said that it was also the time for him to go to school. On his way to school, he used to watch a salesman who would shout bangles, crystal bangles to sell his bangles. सो बच्चों, इस फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने ये बताया है कि जब घड़ी में 10 बजते हैं और उसके स्कूल जाने का टाइम होता है, तो जब वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो उसको एक सेल्समैन दिखाई देता है जो कि अपने हाथों में कांच की चूड़ियाँ लेकर के चिल्ला रहा होता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, मतलब चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, उन चूड़ियों को बेचने के लिए. So students, now let's start reading these four lines of the poem. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. So students, here the word gong means an object made of metal which gives sounds when stuck. मतलब आपने एक ऐसी घड़ी देखी होगी जिसमें जो भी टाइम होता है तो वो आवाज़ करती है. मतलब जैसे 10 बजता है तो वो टन 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 की आवाज़ करती है ना, तो उसको हम यहाँ पर गोंग बोलते हैं. इसके बाद लेन का मतलब होता है गली. ठीक है, अपनी लेन से होकर के गुजरना, मतलब अपनी गली से होकर के गुजरना. ठीक है. क्रिस्टल का मतलब होता है बच्चों कांच की चूड़ियाँ, मतलब क्रिस्टल बैंगल्स का मतलब यहाँ बोला गया है कांच की चूड़ियाँ. तो पोएट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब मॉर्निंग में सुबह के 10 बजते हैं और वो अपने स्कूल के लिए निकलते हैं अपनी गली से हो करके, तो हर दिन उनको एक हॉकर दिखाई देता है. हॉकर का मतलब होता है वो पर्सन जो कि अपने सर पे या अपने हाथ में सामान लेकर के गली गली घूमता है उसको बेचने के लिए. ठीक है, हम उसको हॉकर बोलते हैं. तो हर दिन उसको एक हॉकर, एक सेल्समैन कह लें, एक हॉकर कह लें, उसको दिखाई देता है जो कि अपने हाथ में चूड़ियाँ लिए हुए है और चिल्ला रहा होता है चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है. नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट 3 लाइन्स ऑफ दिस पोएम. In the next lines, the poet, while looking at him, he thought that the vendor was free. He was in no hurry to reach anywhere, unlike the child who had to reach his school on time and come back home on time. He thought that the bangle seller was free of any time constraints. Place boundation means he was free to move to any place unlike him. He felt as if he was under strict observations and the vendor was enjoying complete freedom. तो इसमें इन लाइन्स में जो पोएट हैं वो ये बता रहे हैं कि जब वो उस सेल्समैन को, उस वेंडर को, उस हॉकर को देखते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि वो जो है हॉकर बिल्कुल फ्री है. ठीक है, उसको कहीं जाने की जल्दी नहीं है. उसको जो है जैसे कि पोएट है, पोएट को समय से स्कूल जाना है, वापस घर आना है, तो उसको लगता है कि जो बैंगल सेलर है, जो चूड़ियाँ बेच रहा है, उसके ऊपर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, प्लेस का कोई बाउंडेशन नहीं है. वो जिस टाइम चाहे जहाँ चाहे जा सकता है, जिस जगह चाहे वो जा सकता है. तो उसको लगता है कि जो हॉकर है उसको बिल्कुल कंप्लीट फ्रीडम है, मतलब वो बिल्कुल फ्री है किसी तरफ, कहीं भी, किसी भी टाइम पर जाने के लिए. सो नाउ लेट्स रीड इट आउट. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन. देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू,
नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। तो यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं कि उस हॉकर को किसी बात की कोई भी जल्दी नहीं है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, उसको जो है कोई भी रोड ऐसा नहीं है कि उसको इस रोड पर जाना है तो उसको उसी रोड पर जाना है। जो मर्जी आए वो अपनी रोड सेलेक्ट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग उस रोड पर जा सकता है। नो प्लेस ही मस्ट टू गो, ऐसा नहीं है कि उसे एक ही जगह पर जाना है, जिस भी जगह पर वो अपनी चूड़ियाँ बेचने जाना चाहता है वो जा सकता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और ऐसा भी नहीं है कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर ही अपने घर को वापस आना है, वो जिस भी टाइम पर चाहे अपने घर की तरफ वापस आ सकता है। तो यहाँ पर पोएट को ये लगता है कि जो हॉकर है, जो सेल्समैन है, जो चूड़ियाँ बेच रहा है, उसके ऊपर जैसे कि पोएट के ऊपर है बहुत सारे बाउंडेशंस हैं, उसके ऊपर किसी तरह कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस poem. So before reading these lines, I will tell you what the poet think. Thus, the poet was so impressed by his freedom that he wished to be a hawker. He wished to move freely and shout just like him in the streets. So let's read these lines, students. I wish I were a hawker, spending my day इन द रोड क्राइम बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने ये बताया है कि वो चाहते हैं कि वो एक हॉकर बन जाए, मतलब जो अपने हाथ में सामान ले कर के सड़कों पर घूमता रहे और पूरा दिन सड़कों पर गुजार दे। ये कहते हुए चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, तो उसको जो हार्शनेस है उस हॉकर की, उस पोएट को अभी फ़िलहाल वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसलिए उसको हार्शनेस नहीं दिखाई दे रही है कि कितनी परेशानी उसको उठानी पड़ रही है, कितनी तकलीफ़ से उसको गुजरना पड़ रहा है। पोएट को बस ये लगता है कि ये जो हॉकर है, जो बैंगल सेलर है, ये फ्री है और मुझे भी इसकी तरह से बनना है, मैं भी बड़ा होकर के एक हॉकर बनूँगा। So children, now we will move towards the next paragraph of our poem. So before reading the next paragraph, I want to tell you a brief summary. The child, after coming back from school at 4 in the afternoon, noticed the gardener through the gate of the house. He would peep out and notice him digging soil. तो जब जो पोएट है वो अपने दोपहर में जब उसकी छुट्टी होती है तो वो जब घर आता है तो वो एक गार्डनर मतलब माली को देखता है। ठीक है, माली को देखता है और उसके बाद में वो उसको क्या करते हुए देख रहा है, वो उसको सॉइल को डिग करते हुए देख रहा है, मतलब कि जो मिट्टी है उसको खोदते हुए देख रहा है। नाउ लेट्स रीड द लाइन्स। When at 4 in the afternoon I come back from the school, मतलब जब दोपहर में 4 बजते हैं और मैं स्कूल से अपने घर को आता हूँ। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground, और एक गेट है, मतलब जब वो रास्ते से आ रहा होता है तो एक घर है जिसके गेट से उसको एक गार्डनर दिखाई देता है, एक माली दिखाई देता है जो कि ग्राउंड को मतलब कि ज़मीन को खोद रहा होता है। डिगिंग का मतलब होता है बच्चों ब्रेक अप द सॉइल ऑन अर्थ विथ हैंड्स और टूल्स, मतलब कि ज़मीन को हाथों से या किसी जो है चीज़ से खोदना। ठीक है, तो खोदने के लिए मतलब जो टूल का हम यूज़ करते हैं उसको हम खुरपी वैसे तो बोलते हैं, आपने सुना होगा ये वर्ड, खुरपी बोलते हैं। तो उसको एक जो है माली दिखाई देता है जो खुरपी से उस सॉइल को, उस ज़मीन को खोद रहा होता है। नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पोएम, the child was attracted by his freedom to be in the dust and do the things of his choice with his tools. He thought that the gardener had the freedom to dirty his clothes with soil, play with his tools, stay in the sun, get wet with sweat,
or to do anything, and he was not getting any punishment for all this. So he completely unaware of the hardships that of the worker. He was attracted to be a gardener, to do the things of his choice and no one around to stop him. सो जब इस पैराग्राफ में जो पोएट है वो उस गार्डनर के फ्रीडम से, आज़ादी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, क्यों क्यों अट्रैक्ट हो जाता है? क्योंकि जो गार्डनर होता है उसके ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है. वो मिट्टी में जो है खेल रहा है, मतलब मिट्टी में जो भी है वो काम कर रहा है, जैसे वो चाहता है उस मिट्टी के साथ में काम कर सकता है और अपने कपड़ों को गंदा कर सकता है. जितनी भी देर चाहे वो उस धूप में बैठ सकता है, पसीने में भीग सकता है, और ये सब कुछ करने के लिए उस गार्डनर को, उस माली को कोई भी तरह की सज़ा, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी. वो जो पोएट है वो इसकी सारी तकलीफ़ों से, सारी मुश्किलों से बिल्कुल अनअवेयर है. उसको नहीं पता कि कितना मुश्किल होता है एक माली का काम, लेकिन वो क्या है, वो एक माली बनना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि वो गार्डनर बिल्कुल फ्री है. ओके स्टूडेंट्स, so now let's read the next lines of this poem. He does what he likes with the spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to the task if he gets baked in the sun or get wet. So students, here the word spade. Okay, the word spade means a sharp edged tools used for digging and cutting. ठीक है, जो एक टूल होता है जिसको हम जो है ज़मीन को खोदने के लिए या कटाई के लिए, मतलब कुछ काटने के लिए यूज़ करते हैं. दैट टूल इज़ कॉल्ड एज स्पेड. बेक्ड विद सन. बेक्ड विद सन का यहाँ पर मतलब है बच्चों हीटेड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सनलाइट. ठीक है, हीटेड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सनलाइट मतलब कि सूरज की किरणों से एकदम गर्माहट मिल करके एकदम भीग जाना, ऐसा लगना है जैसे कि हम बिल्कुल एकदम तप चुके हैं सूरज की रोशनी से. नेक्स्ट, द वर्ड डिगिंग अवे मीन्स टू डिवोट सीरियस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स. टू डिवोट सीरियस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स. ठीक है, डिगिंग अवे का मतलब होता है. बेक्ड इन सन का मतलब मैंने आपको बताया, और स्पेड का मतलब हमने आपको अभी बताया है. तो इन लाइंस की अब हम मीनिंग समझते हैं. इसमें जो पोएट है वो देख रहा है कि जो माली है वो अपने स्पेड से, मतलब जो उसके पास में टूल है उससे उस मिट्टी को खोद रहा है. जैसे चाहे वो अपने उस स्पेड का यूज़ कर सकता है. ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट. और मिट्टी से वो अपने सारे कपड़ों को गंदा कर लेता है. नोबडी टेक्स हिम टू टास्क. और इस बात से उसको, मतलब जो गार्डनर है उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलता है. इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट. भले ही वो सूरज की किरणों में एकदम तप जाए या वो पसीने से भीग जाए, उसको ये सब कुछ करने की कोई भी पनिशमेंट, कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी. वो बिल्कुल फ्री है. पोएट की तरह से उसको उसकी लाइफ नहीं है. ओके बच्चों. सो चिल्ड्रेन, इन द नेक्स्ट लाइन्स ऑफ दिस पोएम द पोएट सेड, आई विश I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. तो यहाँ पर जो पोएट है वो एक गार्डनर, एक माली बनना चाह रहा है जिससे कि वो दिन भर बैठ कर के उस अपने स्पेड से मिट्टी को खोद सके, और ऐसा करने से उसे कोई भी ना रोके. पोएट को बिल्कुल नहीं पता जो हार्शनेस है, जो तकलीफ़ है, जो कठिनाई है जिसको वो गार्डनर जो है वो फेस कर रहा है. He was totally unknown of all these facts, but he wanted to be a gardener because of the freedom. So students, I hope that you all have understood the poem that we had covered today. Tomorrow we will cover the next part of this poem. Till then, please go through this poem once again. Thank you बच्चों.